बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लामा इकबाल साइंस कॉलेज गोजरा और आइडियल अल्लामा इकबाल गर्ल्स कॉलेज गोजरा के फ़िज़िक्स फ़र्स्ट ईयर के ऑनलाइन लेक्चर्स में आगे बढ़ने लगे हैं। चैप्टर 9 आपका जारी है जी। इसका दूसरा मेजर पोर्शन हमारा डिफ्रैक्शन की मेन हेडिंग के तहत जारी है और हमने डिफ्रैक्शन के तहत बच्चों एक लॉन्ग क्वेश्चन लास्ट लेक्चर में कर लिया था। टोटल इसके आपके कोर्स में 3 लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। दूसरा ये है डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग, फिर तीसरा इंशाल्लाह अगला बाद में देखेंगे। तो डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग ये टॉपिक आपका है जी आज। अच्छा, इसमें मैं आपको पहले ही बता दूं एक दो बातें पढ़ने से पहले, डेफिनेशन करने से पहले, कि यहाँ भी आपको बहुत ज़्यादा हद तक उसी तरह की मिलती जुलती कुछ डायग्राम मिलेगी। ये मेन और उसी में से निकली हुई है। कल वाले लेक्चर में बताया था कि आपने बनानी है साथ, वो जो छोटी वाली नोट्स पे नहीं भी बनी थी, लेकिन मैंने ये छोटी सी ट्रायंगल याद करके बनाई थी। आपने वो उस पिछले लेक्चर में बनानी है। इसमें ख़ुद ही किताब पे दी हुई है और नोट्स पे भी दी हुई है। मेन ये डायग्राम है और उसी में से ये कुछ उसके हिस्सा में ये निकली है। ये मैं अभी समझा भी देता हूँ डिटेल में। तो ये डायग्राम भी वैसी है और यहाँ कंडीशन फॉर मैक्सिमा दी गई है इस टॉपिक में। किताब वाले ने, टेक्स्ट बुक वाले ने ऐसा किया। अगरचे ज़्यादा अच्छी बात, या यूँ समझिए कि जो हमने पीछे पैटर्न सीखा हुआ था, ख़ास तौर पे यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में, तो उसमें तो कंडीशन फॉर मैक्सिमा और मिनिमा दोनों ही थे। तो दे दी जाए कंडीशन फॉर मिनिमा भी तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन जस्ट जैसे हमेशा मैं कहा करता हूँ, टेक्स्ट बुक वाले ने जितना किया है, जो उसने किया इस टॉपिक के लिए, तो हमने वही करना है। इसकी कोई कंसेप्चुअल या साइंटिफिक रीज़न नहीं है कि क्यों नहीं मिनिमा यहाँ डिस्कस करना। तो इसकी आपने टेंशन नहीं लेनी, परेशान नहीं होना। बस कंडीशन फॉर मैक्सिमा दिया है तो वही डिस्कस करना है, बाकी आपकी परेशानी नहीं। ये बात होगी जी। और फिर चलिए बात शुरू कर ही लेते हैं। तो बच्चों, ये आपके सामने डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग का टॉपिक है। उसकी आउटलाइन में सबसे पहली चीज़ डेफिनेशन होगी। डेफिनेशन के फ़ौरन बाद 2 छोटे छोटे इंट्रोडक्शन के पॉइंट समझिए। फिर फिगर डिस्क्रिप्शन है, जो मैं आपको उधर अभी बना के खुद सारी समझाने की कोशिश करता हूँ, ये वाली, और इसमें से ये निकली। और फिर एक चीज़ डिफ़ाइन करेंगे ग्रेटिंग एलिमेंट, और उसका फार्मूला भी देंगे। और फिर ये है इसका मैथमेटिकल पोर्शन इस टॉपिक का, कंडीशन फॉर मैक्सिमा। और ये करते ही एंड पे, फिर ये जब फिनिश हो जाएगी तो एंड पे 2 नोट हैं और ये टॉपिक आपका मुकम्मल हो जाएगा। ओवरव्यू दे दिया इस टॉपिक का। शुरू करते हैं जी। डेफिनेशन बच्चों, डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग है क्या चीज़? वो कहता है कि ये शीशे की एक प्लेट या स्लैब होती है, बाज़ार से आपको बनी बनाई मिल जाएगी इजीली, जो साइंटिफिक जो अपरेटस बेचती हैं दुकानें वहाँ से। तो ये शीशे की स्लैब या प्लेट होती है, उसके ऊपर बहुत बड़ी तादाद में ना करीब और पैरेलल स्लिट्स बनी हुई होती हैं या खुदी हुई होती हैं। ये एक शीशे की स्लैब समझिए, ये डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग मैं दिखा रहा हूँ। और इसके ऊपर बहुत करीब काफ़ी बड़ी तादाद में यूँ पैरेलल स्लिट्स खुदी हुई हैं, रूल्ड हैं। जैसे आप शीशे का कोई टुकड़ा ले लें, तो उसके ऊपर अगर आप किसी नोकदार चीज़ से, किसी छुरी, कोई तेज़ वगैरह छुरी वगैरह है, तो उससे आप कोई यूँ समझिए जैसे आपने फुट स्केल रखा और फुट स्केल के साथ दबा के आपने खराशें यूँ उसके ऊपर डाल दी, तो ये इस तरह की सूरत हाल है। मैकेनिकली रूल्ड है, मशीनी तौर पर मैकेनिकली उसके ऊपर खुदी हुई हैं ये लाइनें। ये इस तरह की होती है डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग। अच्छा, अब ये जो खराशें हैं, जो स्क्रैचेस हैं इसके ऊपर पड़े हुए, उनमें से तो लाइट सीधी आगे नहीं गुजर पाती। कभी प्लेन शीशा लें और उसके ऊपर खराशें डाल दें तो आर पार देखना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि लाइट, इसका मतलब है, सीधी नहीं जा पाई, वो खराशों से स्कैटर होकर साइडों पे निकल गई, कुछ जज़ब हो गई, बेतरतीबी जो मॉलिक्यूलों की आई, और हर 2 खराशों के दरमियान में ये जो खाली स्पेस है, ये जो ट्रांसपेरेंट स्पेसिंग है, इसमें से थोड़ी सी लाइट गुजरेगी आगे, मतलब थोड़े से इलाके में से लाइट गुजर के आगे जाएगी। तो ये तो बच्चों ज़रा गौर तो करें, ये तो वही नहीं हो गया जिस तरह ये कोई पर्दा है तो उसमें यहाँ पर एक छोटा सा आपने रास्ता बना दिया, यहाँ भी बना दिया, एक स्लिट ये है, एक स्लिट ये है, और बस इसी में से लाइट गुजर सकती है। यहाँ से भी यूँ बाहर को फैल के, यहाँ से भी यूँ, लगभग उसी तरह जिस तरह यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में था। तो यहाँ पर अब डबल स्लिट नहीं बल्कि काफ़ी लार्ज नंबर ऑफ स्लिट्स हैं। ये सारी स्लिट्स हैं, ये जो हर 2 खराशों के दरमियान ट्रांसपेरेंट स्पेसिंग है, ये समझिए स्लिट्स हैं। और ये वाली डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग जब यूँ इस तरह हम उसको साइड से देखेंगे, साइड से, जैसे कि ये मेरे पास डस्टर है तो मैं इसको यूँ साइड से दिखाऊं, तो उस तरह जब देखेंगे इसको, तो इस तरह की कोई सूरत हाल होगी कि ये इस तरह की बहुत लार्ज नंबर ऑफ पैरेलल और
इक्वी डिस्टेंट बराबर फासलों पर लंबी बड़ी तादाद में स्लिट्स खुदी हुई होंगी। ये मैंने अभी बात जैसे आपको समझाई है, कुछ ऐसी ही बात इसकी डेफिनेशन में है जी। तो डेफिनेशन और इसका बेसिक साथ ही इंट्रोडक्शन के 1-2 पॉइंट वो देख लेते हैं। पहले तो डेफिनेशन क्या है जी, ए डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग इज़ ए ग्लास प्लेट। डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग शीशे की प्लेट होती है या स्लैब होती है, हैविंग ए लार्ज नंबर ऑफ क्लोज करीब पैरेलल इक्वी डिस्टेंट बराबर फासलों पर स्लिट्स मैकेनिकली रूल्ड ऑन इट, मैकेनिकली खुदी हुई होती हैं। ठीक हो गया। दी ट्रांसपेरेंट स्पेसिंग बिटवीन द स्क्रैचेज ऑन द ग्लास प्लेट एक्ट एज स्लिट्स। वो जो ट्रांसपेरेंट स्पेसिंग्स हैं, ट्रांसपेरेंट स्पेसिंग्स जो स्पेसिंग्स हैं, जो जगह हैं, ये जो मैंने बताया, ये सारी ट्रांसपेरेंट जो दरमियान में स्पेसिंग्स हैं, ये स्लिट्स के तौर पर बिहेव करती हैं। और ये एक छोटी सी चीज़ है जो याद रखने की है कि MCQ वगैरह के लिए, कि ए टिपिकल डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग जो बाज़ार से आम बनी बनाई हमें मिलती है, हैज़ अबाउट, ये फिगर याद रखिएगा कि 400 से लेके बच्चों 5000 तक लाइनें पर सेंटीमीटर। आपके पास फुट स्केल अगर हो तो सेंटीमीटर तकरीबन, मेरा ख्याल है ये जो मैं दिखा रहा हूँ इतना को होता होगा, इतना तकरीबन। तो एक सेंटीमीटर के अंदर इतनी लाइनें, इतनी बारीक बारीक होती हैं, इतनी करीब करीब की स्लिट्स होती हैं। तो ये हमने डेफिनेशन भी कर दी और 2 पॉइंट बता के थोड़ा सा मज़ीद इंट्रोडक्शन उसका कॉन्सेप्ट देने के लिए किया डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग का। अगली जो बात है वो है फिगर डिस्क्रिप्शन। तो इसके लिए तो फिर मुझे थोड़ा आपको यहाँ खुद कुछ फिगर दिखानी पड़ेगी। तो बात को ज़रा पहले समझते हैं, फिर यहाँ से भी देख के रीडिंग करके आपकी रिवीजन यानी दोहराई भी इधर ही हो जाएगी। तो शुरू करते हैं जी। और जैसे मैंने कहा पिछले लेक्चर की तरह बहुत सी मिलती जुलती बातें अब यहाँ हमारी होने लगी हैं। लें जी, ये जो मैंने अभी अभी बताया था आपको कि डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग का कुछ ये मामला होता है कि उसमें बराबर बराबर फासलों पर बहुत सी स्लिट्स यूँ पैरेलल हैं। यहाँ हमने सिर्फ 7 स्लिट्स दिखाई हैं। वैसे तो अभी बताया था कि 1 सेंटीमीटर के अंदर ही 400 से लेकर 5000 तक होती हैं। ये आपको पता है, ये बात समझाने के लिए जस्ट बड़ा करके दिखा दिया। अच्छा बच्चों, इन स्लिट्स के ऊपर आके ये एक पैरेलल बीम ऑफ मोनोक्रोमैटिक लाइट जो है वो आके पड़ी है। ये बराबर बराबर फासलों पर 7 रेज़ दिखा दी। अब ये 7 की फिगर कोई लाजमी नहीं है, लेकिन क्योंकि टेक्स्ट बुक वाले ने बनाई है तो हम भी एहतियातन 7 ही बनाएंगे। कतई तौर पर कोई हर्ज नहीं है, आप 6 बना लें, आप 5 बना लें, आप 11 बना लें, 9, 10 बना लें, 8 बना लें। लेकिन वो मैं आपको हमेशा बताता हूँ, मजबूरन हम टेक्स्ट बुक की इवन ये भी एहतियात करें कि कहीं पेपर चेकर साहब को ये टेंशन भी ना हो कि जी नहीं किताब की तरह नहीं किया, वो आपको बड़ी दफ़ा बताया हुआ है। बहरहाल ये 7 हमने रेज़ जो आपस में पैरेलल थी यहाँ आके इंसिडेंट हुई। इसका मतलब है इन फेज़ थी आपस में, क्योंकि प्लेन वेव फ्रंट होंगे। पैरेलल रेज़, ये क्या बात मैं कर रहा हूँ ये पीछे आपको पता है, हमने बड़ी डिटेल से की हुई है। अच्छा, हर 2 स्लिट्स का दरमियानी जो फासला है बच्चों, उसको हम कह देते हैं स्मॉल d। और ये d ही जो है, अभी इसकी हम डेफिनेशन भी आगे करने लगे हैं, इसको हम ग्रेटिंग एलिमेंट बोलेंगे। ग्रेटिंग एलिमेंट, हर 2 कंसेक्टिव स्लिट्स का आपस का फासला ऑन ए डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग, इसको ग्रेटिंग एलिमेंट कहते हैं। और इसका एक वैल्यू निकालनी है, इसका फार्मूला भी ये होता है कि टोटल लेंथ ऑफ द ग्रेटिंग डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ लाइंस रूल्ड ऑन द ग्रेटिंग। ये फार्मूला ग्रेटिंग एलिमेंट का है। जितनी टोटल लेंथ है, टोटल लेंथ को ये बराबर बराबर फासले पर लगी हुई जो लाइनें हैं उनसे डिवाइड करें तो हर 2 लाइनों का आपस का फासला आ जाएगा। सिंपल सी बड़ी आसान सा कॉन्सेप्ट है, इसका फार्मूला है। इक्वेशन नंबर 1 कह लें इस टॉपिक की ये है। अच्छा, अब यहाँ जो आके इंसिडेंट हुई है रेज़, तो अब बिल्कुल वही बात जो पिछले टॉपिक में भी थी कि एक्चुअली तो एक वेव फ्रंट यहाँ आके इंसिडेंट हुआ होगा, तो उसका हर पॉइंट कंसिडर होगा बतौर सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स, और फूटेंगे तो यहाँ बहुत से, इसमें से भी और इसमें से भी बहुत से वेवलेट्स। लेकिन ज्योमेट्रिकली बात को समझने के लिए, आसान करने के लिए, इंस्टेड ऑफ डीलिंग विद वेव फ्रंट्स वी डील विद लाइट रेज। ये बातें वही पुरानी आपकी जानी पहचानी। और पिछले टॉपिक की तरह ही ऊपर को भी ये मुड़ के जानी थी, कहीं आगे जाके किसी स्क्रीन पे मिलनी थी, और नीचे को भी मुड़ के आनी थी। तो हमने नुमाइंदे के तौर पर नीचे को मुड़ी हुई जो है उनकी बात यहाँ पर डिस्कस कर लेनी है। ये जी, आप फुट स्केल प्लीज़ यूज़ कीजिएगा, बड़ी आसानी हो जाएगी और ज़्यादा साफ़ सुथरी भी फिगर बनेगी। थोड़ी सी कमी बेशी फुट स्केल ना यूज़ करने की वजह से मेरी अगर आए तो माफ़ फरमाइएगा। ये हमने नीचे को मुड़ी हुई ये डिस्कस कर ली।
और ये वाला टॉपिक आपको ज़्यादा अच्छा तभी समझ आएगा जब पिछला भी आपने लिया हुआ है, बाकी सारा उसी तरह के मामलात हैं। और ये रेज़ कहीं आगे जाके कंस्ट्रक्टिवली मिलनी है या डिस्ट्रक्टिवली, तो ये देखने के लिए हमने यहाँ पर एक उसी तरह ही कल वाले टॉपिक की तरह ये एक बच्चों लेंस खड़ा किया हुआ है, कॉन्वेक्स लेंस, जिसने इन सारी रेज़ को कहीं आगे जाके इस स्क्रीन पर, इस पर्दे पर कहीं किसी पॉइंट P पे फ़र्ज़ कीजिए जाके इस जगह पे इनको मिलाया आपस में। ये भी इधर को आई, ये भी इधर से इधर जाके, और इसी तरह से ये भी, ये भी, ये भी, और ये भी आई। फुट स्केल आप यूज़ करेंगे। और बच्चों ये भी है, इनकी ज़रा रेज़ की नंबरिंग भी हो जाए तो आगे की बातें करने के लिए आसानी रहेगी। ये जी 7 रेज़ हमने उठा ली। अच्छा, एक और भी छोटी सी यहाँ पर चीज़ कि जो एक ख्याली लाइन हमने फ़र्ज़ यहाँ पर करनी है, ये वाली कह लीजिए, यहाँ पे ये वाली, इसको कैपिटल A कैपिटल B कह दिया। इसे हम कहेंगे ये है नॉर्मल टू द ग्रेटिंग। इस ग्रेटिंग की सरफेस पर नॉर्मल ख्याली एक लाइन है, नॉर्मल। और यही समझिए कि ये जो लाइन मैंने जहाँ लगा दी है, तो ये समझिए कि इन तमाम रेज़ के बिल्कुल सेंटर की सीध में यहाँ जाके मिलेगी। तो ये वो सीध है सबके एन सेंटर में। यहाँ जो रेज़ जाके मिलेगी वो उनमें पाथ डिफरेंस 0 होगा। कैसे होगा, क्यों होगा, ये पिछले दोनों लेक्चरों में, 2-3 लेक्चरों में बातें हो चुकी हुई हैं, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में भी, और उससे अभी जो हम पिछला लेक्चर पढ़ चुके हैं उसमें भी। तो यहाँ ब्राइट फ्रिंज बनेगी, सेंट्रल 0 ऑर्डर ब्राइट फ्रिंज, ये बातें आपको पता है। और उसी तरह जिस तरह पिछले टॉपिक में भी किया था बच्चों कि यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की तरह ही, जैसे यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में ये एक रे गई थी, ये दूसरी गई थी, बस फ़र्क इतना ही है कि वहाँ ऊपर को ले गई रेज़ गई हुई हमने फ़र्ज़ कर ली थी, पॉइंट A ये था, पॉइंट B ये था, और अब बस वो नीचे को आई हुई फ़र्ज़ की हैं, और कोई ख़ास और कोई फ़र्क नहीं है। और छोटी वाली रे के स्टार्टिंग पॉइंट से दूसरी वाली बड़ी वाली पर हमने यूँ परपेंडिकुलर ड्रा किया था। ये D पॉइंट था, ऑफ कोर्स ये C भी था कहीं सेंटर में, और यहाँ पर एंगल थीटा कोई बना था। ये यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की बात कर रहा हूँ, उसी तरह का कॉन्सेप्ट यहाँ भी अप्लाई करना है, पिछले लेक्चर में भी किया था। इससे इस लाइन से AD लाइन से आगे आगे दोनों बराबर की हैं। वो जो पाथ का फ़र्क पड़ा है, पाथ डिफरेंस, वो BD है। और बाकी बातें आप सब जानते हैं कि ये सारी शरारत इस BD की ही है कि उधर ब्राइट बननी है कि डार्क, और यही हम बातें यहाँ भी करने लगे। अब नीचे को मुड़ी हुई रेज़ की बात की है, तो फिर हम छोटी वाली से बड़ी वालियों पर एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे। ये मैंने कर दिया। इससे आगे आगे सब बराबर बराबर लेंथ की हैं, बस ये पाथ डिफरेंसेस हैं, ये वाले। हम अब नुमाइंदे के तौर पर रे नंबर 1 और 2 को उठाने लगे हैं, जैसे बुक वाले ने किया। पिछले टॉपिक में हमने 1 और 5 को उठाया था, कोई भी और उठा सकते थे, लेकिन जैसे बुक वाले ने किया उसी तरह ही हमने करना है। तो अब मैं रे नंबर 1 और 2 को उठा के बात करने लगा हूँ कि इनका आपस में ये यहाँ मिलेंगी, फ़र्ज़ कीजिए कंस्ट्रक्टिवली मिलेंगी तो क्या होगा, क्योंकि हमने कंडीशन फॉर मैक्सिमा ही अभी निकालनी है, अभी आगे हेडिंग आएगी, उसकी बात अभी करते हैं। ये जो रे नंबर 1 यहाँ से इधर को आई है, रे नंबर 2 भी यहाँ से ही अगली स्लिट से इधर को आई है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक आने में ये छोटा सा इजाफी पाथ है जो रे नंबर 2 को रे नंबर 1 के मुकाबले में इजाफी पाथ कवर करना पड़ा आगे लेंस तक पहुँचने में और आगे जाने में। तो ये मैं इस जगह पर स्मॉल a और स्मॉल b ये पॉइंट लिख देता हूँ, और इस जगह छोटा सा ये एंगल अगर मैं लिख पाऊँ, यहाँ थीटा भी बना है। ये मार्कर मेरा थोड़ा मोटा है, तो मैं क्यों ना यूँ बाहर निकाल के कहूँ यहाँ बना है थीटा। उम्मीद है बात आपको समझ आ रही है। और ये स्मॉल a पॉइंट, ये स्मॉल b, और यहाँ अगर आप गौर करें तो रे नंबर 1 के मुकाबले में वो जो इजाफी फासला वो जो पीछे रह गया रे नंबर 2 का, वो AB ही है। यानी यहाँ पे हम कहेंगे जो AB है बच्चों, वही है पाथ डिफरेंस बिटवीन रे नंबर 1 एंड 2, पाथ डिफरेंस AB। ठीक हो गया जी। और अगर वो पॉइंट A है, ये B है, तो मैं क्यों ना इस पॉइंट को क्या कह दूँ, स्मॉल c कह देते हैं। ये पॉइंट चलिए एक नाम इसका भी लिख लिया। और बच्चों अब करना ये है
कि लाजमी तौर पर, चलिए मैं ये अब आपका नोट्स में मौजूद ही है ये फार्मूला, ये डेफिनेशन इसकी ग्रेटिंग एलिमेंट की, और उसका फार्मूला भी देखते भी हैं, दोहराई भी हो जाएगी। तो मैं अब यहाँ इसका ये वाला पोर्शन अलग से बनाने लगा हूँ, आपने भी बनाना है। ये जो ए बी लाइन है ये सीधी यूँ सीधी इस तरह से हॉरिजॉन्टल नहीं है, यूँ नीचे को मुड़ी हुई यूँ तिरछी है, तो आप इसको इसी तरह बनाएंगे, ये बड़ी करके, ये वाला हिस्सा ज़रा बड़ा करके देखिए, ये वाली ट्रायंगल जो बन रही है, और ये मैंने लाइन खींच दी, ए सी लाइन है, और ये बी सी लाइन, यहाँ पर वही एंगल थीटा जो मैंने यहाँ बाहर दिखाया, जगह नहीं थी मेरे पास, और ये फासला डी है जो ग्रेटिंग एलिमेंट भी है, और दोनों स्लिट्स का आपस का फासला है। अब यहाँ हम वही स्टेप्स करने लगे हैं जो आपने भी करने हैं। आपने जो नोट्स पे देखिएगा, जो नोट्स पे इक्वेशन नंबर 2 है आपके नोट्स पे, उससे पहले इक्वेशन 1 से नीचे 2 से पहले 1 और 2 के दरमियान आपने ये स्टेप्स 2 करने हैं जो नोट्स पे नहीं किए हुए। कौन से? ये मैं करने लगा हूँ जी। इस डायग्राम के मुताबिक इधर देख लें पहले, ये और ये आपस में परपेंडिकुलर हैं, इसका मतलब है इनमें से एक बेस है और दूसरा परपेंडिकुलर। बेस कौन सा? थीटे के साथ वाली होती है बेस, और बाकी जो बचा वो ज़ाहिर है परपेंडिकुलर है, और जो तीसरा बचा वो बताने की ज़रूरत नहीं है, सबको यकीनन पता है, वही हाइपोटेन्यूस है। और अब मैं वो 2 स्टेप्स लिखने लगा हूँ जो आपने इक्वेशन नंबर 1 जो नोट्स पे और 2 जो है उस वहाँ पर करने हैं। फ्रॉम द फिगर लिखना है कि इस फिगर से ये जो हमने अभी बनाई है, पर्टिकुलरली ये नीचे वाली उसी से निकली है, ये भी ऊपर वाली से ही उसी से ही बड़ी करके दिखाई है। तो फ्रॉम द फिगर साइन थीटा बराबर है, पता जी किसके बराबर? ए बी लाइन, वो जो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस यानी ए सी लाइन, और ए सी की लेंथ स्मॉल डी है, तो ये ए सी उधर चला गया, तो समझिए मैं इसकी एक स्टेप छोड़ता हूँ। चलिए ये ए सी उधर लिखने की बजाय मैं डी लिख देता हूँ, क्योंकि ए सी बराबर है डी के, तो डी साइन थीटा इज इक्वल टू ए बी। ये आपकी गौर करें तो यही है इक्वेशन नंबर 2, और ये कैसे बनी? बस ये 2 स्टेप्स इजाफी अपने, बल्कि 2 क्या एक ही कही है, यही स्टेप्स है, बस ये लाइन और ये वाला स्टेप ये उधर कर लेना है आपने। लें जी, तो ए बी निकला डी साइन थीटा, यानी वो जो हमारा पाथ डिफरेंस था ए बी बच्चों, वो निकला ए बी निकला डी साइन थीटा। और ये भी अगली बात कि लेट बड़ी अहम बात है कि हमने खुद फ़र्ज़ किया, अपनी मर्ज़ी से फ़र्ज़ कर लिया कि जो ए और जो रे नंबर 1 और 2 का आपस का ये जो पाथ डिफरेंस है ये लैम्डा के बराबर है। अगर ये लैम्डा के बराबर है तो इसका मतलब सिंपली ये हुआ, इनको कोई आपकी किताब पे ये इक्वेशन नंबर, आपके नोट्स पे ये इक्वेशन नंबर 1 है, इसको आप तरतीब थोड़ी चेंज यूँ भी कर सकते हैं। चलिए मैं आपको, ताकि कन्फ्यूजन ना हो, ये मैं आपके लिए लेट पहले लिख लेता हूँ। लेट जी ए बी, ये फ़र्ज़ कर लिया है कि अगर ये लैम्डा होगा तो फिर हमें पता है ये इक्वेशन नंबर 1, और वो जो आपने ये वाला स्टेप यहाँ कर लेना है, और वी हैव फ्रॉम द फिगर इक्वेशन नंबर 2 भी आ गई। और आपको पता है ये फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज यानी फर्स्ट ऑर्डर ब्राइट फ्रिंज की कंडीशन होती है जब पाथ डिफरेंस लैम्डा हो। अब ये सारी बातें पिछले 2-3 लेक्चर में मौजूद हैं। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में पहली दफ़ा इनकी सारी डिटेल समझी थी, और वही अब आगे अप्लाई हो रही है मुख्तलिफ टॉपिक्स में। आपने देखा कि पाथ डिफरेंस 0 हो तो ये सेंटर वाली ब्राइट फ्रिंज, और पूरा लैम्डा हो तो अगली ब्राइट फ्रिंज, 2 लैम्डा पाथ डिफरेंस तो उससे अगली, 3 लैम्डा पे उससे अगली, 4 लैम्डा उससे अगली, यानी जितनी भी ब्राइट फ्रिंज उतने लैम्डा का मल्टीपल। सिंपल, बड़ी आसान बात। तो ये फिर फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज हमने फ़र्ज़ कर ली, ऊपर भी इसी तरह से और नीचे भी सिमेट्रिकली लोकेटेड ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस बनेंगी। तो फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज फ़र्ज़ कीजिए, उसके ये कंडीशन है, और दोनों की लेफ्ट हैंड साइड तो ए बी है, तो फिर इसका मतलब हुआ कि हम लिख सकते हैं डी साइन थीटा इज़ इक्वल टू लैम्डा। ये तो है बच्चों फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज के लिए। और आपको पता है अब क्या करना है भला, उसी तरह जिस तरह पिछले टॉपिक में भी किया था, ऐसा ही सेकंड ब्राइट फ्रिंज बननी है तो डी साइन थीटा इक्वल टू लैम्डा, थर्ड बननी है तो डी साइन थीटा इक्वल 3 लैम्डा, फोर्थ के लिए डी साइन थीटा इक्वल टू 4 लैम्डा, एंड सो ऑन। यानी डी साइन थीटा क्या है? पाथ डिफरेंस बिटवीन एनी 2 रेज। अच्छा ये भी बता दूं कि क्योंकि ये इक्वी डिस्टेंट है सारी रेज, तो अगर यहाँ पर बच्चों लैम्डा पाथ डिफरेंस हुआ, इस जगह लैम्डा, ये वाली लेंथ अगर लैम्डा है तो उससे अगली यकीनन 2 लैम्डा होगी, क्योंकि सारी रेज आपस में इक्वी डिस्टेंट हैं, बराबर फासले पर पैरेलल हैं। तो जितना एक रे का दूसरी से पाथ डिफरेंस बना, दूसरी का भी पहली से उतना ही बनेगा, उससे अगली का भी पहली से, यानी 2 लैम्डा, तो ये हो गया 3 लैम्डा, और ये वाली लेंथ यकीनन 4 लैम्डा, और ये वाली लेंथ यकीनन 5 लैम्डा, और इसी तरह से 6 लैम्डा। तो ये मुख्तलिफ लंबाइयाँ पाथ डिफरेंस की हैं।
और एक छोटी सी बात और बता दूं कि ये जो नॉर्मल टू द ग्रेटिंग है ए बी लाइन, ख्याली लाइन लगाई है नॉर्मल टू द ग्रेटिंग, ये यहाँ भी शो कर सकते हैं। मतलब ग्रेटिंग के नॉर्मल ही है कि ख्याली लाइन जो ग्रेटिंग के नॉर्मल हो, उस नॉर्मल टू द ग्रेटिंग के साथ कितने एंगल पर मुड़ी हैं ये तमाम रेज, तो उसको मैंने थीटा कह दिया। और ये थीटा वही एंगल है जो इधर भी बन रहा है। अब इसकी भी वही रीज़न जो पीछे भी कहीं आई थी, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में भी इसका हवाला था, चैप्टर नंबर 5 में आपको याद होना चाहिए, सेंट्रीपिटल फोर्स के टॉपिक में भी हवाला था कि इन दो लाइनों का अगर आपस में थीटा है तो वो दो लाइनें जो इन दोनों पर बारी बारी परपेंडिकुलर हैं उनका भी आपस में थीटा ही होगा। याद करें, ये बातें सिखाई हुई हैं, बड़ी बार बार रिपीट की हुई हैं आपकी। इस लाइन पर ये परपेंडिकुलर है, या कहिए इस लाइन पर ये परपेंडिकुलर है, जबकि इस लाइन पर, ये तो हमने खुद ही कहा कि नॉर्मल टू द ग्रेटिंग ये वाली लाइन है, तो जो इन दोनों का आपस का वही इन दोनों का, यानी थीटा। ये थीटा एंगल पर जाती जाती है लाइट की रेज, थीटा एंगल पर नीचे को मुड़ी हैं, ये हम यहाँ पर बता रहे हैं। और अब ये बता रहे थे कि फर्स्ट ऑर्डर ब्राइट फ्रिंज हम कह रहे हैं कि कहाँ बनेगी, जब पाथ डिफरेंस डी साइन थीटा पाथ डिफरेंस है, ए बी जो है वो पाथ डिफरेंस अभी लिखा था यहाँ मिटा दिया। तो जब पाथ डिफरेंस 1 लैम्डा होगा तो पहली ब्राइट फ्रिंज 2 लैम्डा, दूसरी ब्राइट फ्रिंज 3 लैम्डा, तीसरी ब्राइट फ्रिंज एंड सो ऑन। इसी तरह अगर डी साइन थीटा इज इक्वल टू 0 हुआ, उस वक्त जब थीटा 0 होगा, यानी थीटा देख लिया ना, थीटा वो एंगल है जो नॉर्मल टू द ग्रेटिंग के साथ मुड़ते हुए रेज ने बनाया, और थीटा 0 वाला कहाँ पर होगा, इस सीन में, यानी जो सारी लाइट की रेज जो यहाँ जाके मिली हैं, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज वहाँ बनेगी। थीटा 0 साइन 0 0, तो पाथ डिफरेंस ए बी हुआ डी इंटू 0 यानी 0, यानी 0 पाथ डिफरेंस, यानी कि इसकी बात हो रही है सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज की, जिसको आप सेंट्रल या 0 ऑर्डर ब्राइट फ्रिंज कहते हैं। तो फिर इसका मतलब हुआ कि डी साइन थीटा 0 होगा, यानी पाथ डिफरेंस 0 होगा तो 0 ऑर्डर ब्राइट फ्रिंज, पाथ डिफरेंस 1 लैम्डा तो फर्स्ट ऑर्डर, पाथ डिफरेंस 2 लैम्डा तो सेकंड ऑर्डर, पाथ डिफरेंस 3 लैम्डा तो थर्ड ऑर्डर। तो फिर जनरलाइज कर दें, इस इक्वेशन को जनरलाइज किया तो रिजल्ट मिला कि जो पाथ डिफरेंस डी साइन थीटा है, इट हैज़ टू बी सम इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा इन ऑर्डर टू हैव ब्राइट फ्रिंजेस ऑन दी स्क्रीन। ये हमारी नोट्स पे भी इक्वेशन नंबर, नोट्स पे ये इक्वेशन नंबर 4 है बाय द वे, ये वाला, ये 3 है, चलिए उसी तरह लिख देते हैं, और ये 4 है आपके नोट्स पे। यही फाइनल इक्वेशन है जो अब एग्जांपल्स न्यूमेरिकल या शॉर्ट क्वेश्चन में जिनका बार बार हवाला आना है। डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग के टॉपिक की 2 इक्वेशंस हैं, एक तो ग्रेटिंग एलिमेंट अभी कहीं लिखा था मैंने, पीछे याद कर लें, देख लें ये वाला, और दूसरा बच्चों ये वाला फार्मूला जो डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग का है, जो बहुत से न्यूमेरिकल एग्जाम्पल में इस्तेमाल होना है, ये भी और ये भी। अब ये पक्के कर लेने हैं, ये एग्जाम्पल न्यूमेरिकल्स में ये दोनों इस्तेमाल होने हैं डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग के फार्मूले। जो बातें अभी तक की हैं जी, अब ये डिटेल भी आपके सामने ही है, और मैं इनकी रीडिंग भी करके देने लगा हूँ ताकि आपकी दोहराई हो जाए, याद करना आपके लिए आसान करने के लिए। ये लें जी, बल्कि मैं इधर से ही शुरू करने लगा हूँ जहाँ से हमने अभी तक सिर्फ ये डेफिनेशन पढ़ी थी और ये 2 तारफ़ी बातें पढ़ी थी। और अगली बात, फिगर डिस्क्रिप्शन। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड हाउ ए ग्रेटिंग डिफ्रैक्ट्स लाइट, कंसिडर ए पैरेलल बीम ऑफ मोनोक्रोमैटिक लाइट इल्यूमिनेटिंग द ग्रेटिंग एट नॉर्मल इंसिडेंस। नॉर्मल इंसिडेंस, अमूदन आके टकराई, नॉर्मल अमूदन 90 के एंगल पर, डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग के साथ 90 के एंगल पर आके बीम टकराई लाइट की। मोनोक्रोमैटिक है, सिंगल वेवलेंथ वाली सारी रेज है। ए फ्यू ऑफ इक्वली स्पेस्ड नैरो स्लिट्स आर शोन इन द फिगर। चंद दिखाई हैं, 7 दिखाई हैं, वो जो नैरो जो स्लिट्स हैं जो बराबर बराबर फासले पर हैं। इन दी अबव फिगर, इस फिगर में कंसिडर दी पैरेलल रेज विच आफ्टर डिफ्रैक्शन थ्रू द ग्रेटिंग मेक एंगल थीटा विद ए बी। ए बी क्या है, द नॉर्मल टू द ग्रेटिंग। ये रेज आफ्टर डिफ्रैक्शन मुड़ने पर ये नॉर्मल टू द ग्रेटिंग को लाइन के साथ थीटा बना रही हैं, और वही ए बी यहाँ भी शो किया, या यहाँ भी ख्याली तौर पर यहाँ या यहाँ जहाँ भी शो कर सकते हैं। दे आर देन ब्रॉट टू फोकस ऑन द स्क्रीन एट पी पॉइंट पे, फिर वो फोकस पे आई हैं किसकी मदद से, बाई ये कॉन्वेक्स लेंस, इस लेंस की मदद से। और ये भी डिफाइन किया था, आपको पता है, और ये फार्मूला भी था इसका। ग्रेटिंग एलिमेंट किसे कहते हैं, वो जो डी फासला है हर 2 स्लिट्स का। द डिस्टेंस बिटवीन 2 एडजेसेंट, ये गलती से सॉलिड्स लिखा हुआ है, इसको काट के सही कर लें, स्लिट्स, 2 करीबी मुत्तसिल करीबी या के बाद दिगरे कंसेक्यूटिव जो स्लिट्स हैं उनका आपस का फासला इज कॉल्ड ग्रेटिंग एलिमेंट। स्मॉल डी से ज़ाहिर करते हैं। इट्स वैल्यू इज ऑब्टेन्ड, उसकी वैल्यू कैसे मिलती है, बाय डिवाइडिंग द लेंथ कैपिटल एल ऑफ द ग्रेटिंग बाय द टोटल नंबर ऑफ लाइन्स रूल्ड ऑन इट। एल ओवर एन, कितनी नंबर ऑफ लाइनें उस पर खुदी हुई हैं, टोटल लेंथ डिवाइड बाय नंबर ऑफ लाइन जो उसके ऊपर खुदी हुई हैं। कंडीशन फॉर मैक्सिमा निकाली है, और ये अभी ये सारी वो डिटेल है जो मैंने अभी आपके लिए ये बयान की है, ये सारी, और इसका कुछ हिस्सा ये सारा जनरलाइज फार्मूला निकालने तक। ले जी, अब उसकी सारी सिर्फ रीडिंग रह गई है, तो मैं करने लगा हूँ आपके लिए।
इफ़ द पाथ डिफरेंस बिटवीन द रे नंबर 1 एंड 2 इज़ वन वेवलेंथ लैम्डा। इफ़, ये इफ़ हमें अगर है, वो फ़र्ज़ कर लिया कि अगर वो है, जैसे जिसको मैंने लेट कहा था, तो अगर दोनों का ये वाला पाथ डिफरेंस जो है ये लैम्डा है, तो क्या करेंगी, दे विल री इन्फोर्स ईच अदर एट पी। री इन्फोर्स का मतलब बढ़ावा देना, मिलना, एक दूसरे को सपोर्ट करना, यानी कंस्ट्रक्टिवली मिलना, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेंगी दोनों। एज द इंसिडेंट बीम कंसिस्ट ऑफ पैरेलल रेज, जो आती हुई लाइट की जो बीम है ये वाली, ये पैरेलल रेज पर मुश्तमिल है, बराबर बराबर फासले पर है, तो अगर इन दोनों का आपस का लैम्डा है तो फिर बाकियों का भी हर एक का लैम्डा फ़र्क पड़ेगा। द रेज फ्रॉम एनी टू कंसेक्यूटिव स्लिट्स विल डिफर इन पाथ बाई लैम्डा, उनका भी फ़र्क डिफर यानी फ़र्क पड़ेगा बाई लैम्डा का, व्हेन दे आर अराइव एट पी, जब पॉइंट पी पे पहुँचेंगे तो लैम्डा का पाथ का फ़र्क होगा हर दो का आपस में। दे विल देयर फॉर इंटरफियर कंस्ट्रक्टिवली, चुनाचे वो सारियाँ ही जब उधर पहुँचेंगी तो कंस्ट्रक्टिवली इंटरफियर करेंगी, ब्राइट फ्रिंज बनेगी। हेंस चुनाचे द कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस इज दैट ए बी लेंथ इस, ये ए बी लेंथ 1 और 2 जो रे हैं उनकी आपस की जो पाथ डिफरेंस है, द पाथ डिफरेंस बिटवीन टू ये कंस्ट्रक्टिव का लफ्ज़ है, गलती से कंस्ट्रक्टिव लिखा है, कंसेक्यूटिव आना है, या के बाद दीगरे कंसेक्यूटिव, ये यही वाला जो यहाँ भी लिखा था, ये वाला लफ्ज़ यहाँ भी आना है, कंसेक्यूटिव, या के बाद दीगरे। मैं फिर पढ़ता हूँ, कहता है हेंस चुनाचे द कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस इज दैट ए बी जो क्या है, द पाथ डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव रेज शुड बी इक्वल टू लैम्डा, यानी ए बी इज इक्वल टू लैम्डा। अब ये वो बातें हैं जो ये वाली अभी की हैं, लेकिन फ्रॉम द फिगर वो एक स्टेप छोटा सा ये इजाफी, फ्रॉम द फिगर ये वाला स्टेप, और उससे अगले ये इक्वेशन निकलाई, ये आपने करना है, मैं बता रहा हूँ आपको। तो फ्रॉम द फिगर ए बी तो डी साइन थीटा है, तो फिर ये भी ए बी, तो लैम्डा बराबर डी साइन थीटा, या डी साइन थीटा बराबर लैम्डा के। कहता है अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 2 है जी, यहाँ 2 लिख लीजिए, इक्वेशन 2 के मुताबिक ये जो है पाथ डिफरेंस डी साइन थीटा है, तो इसके मुताबिक व्हेन थीटा 0 होगा, इस जगह 0 पुट करेंगे तो साइन 0 होता है, यानी पाथ डिफरेंस 0 हो जाएगा, जिसका मतलब क्या हुआ, मैंने बताया था पाथ डिफरेंस 0 का मतलब सेंट्रल 0 ऑर्डर फ्रिंज, ब्राइट फ्रिंज। तो कहता है कि अब इक्वेशन 2 के मुताबिक व्हेन थीटा 0 होगा, दैट इज़ यानी किस डायरेक्शन में, अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल टू द ग्रेटिंग, इस डायरेक्शन में, सीधी सेंटर में, इस डायरेक्शन में क्या बनेगा, द पाथ डिफरेंस बिटवीन द रेज कमिंग आउट फ्रॉम द ग्रेटिंग, फ्रॉम द स्लिट्स ऑफ ग्रेटिंग विल बी 0। जो सारियाँ जो यहाँ आके मिलेंगी तो उनका तो पाथ डिफरेंस 0 होगा। चुनाचे सो वी विल गेट ए ब्राइट इमेज इन दिस डायरेक्शन, तो सेंट्रल पॉइंट पे सेंट्रल हिस्से में ब्राइट इमेज या ब्राइट फ्रिंज बनेगी। दिस इज नोन एज 0 ऑर्डर इमेज या 0 ऑर्डर फ्रिंज कह लीजिए, फॉर्म्ड बाय द ग्रेटिंग, जो ग्रेटिंग ने बनाई। इफ़ वी इंक्रीज थीटा, तो जो ये तो सेंटर में 0 था थीटा, और जो थीटा बढ़ाते जाएंगे, ये रेज जो इधर को मुड़ती गई, तो फिर कहीं सेंटर के बाद आगे कहीं जाके फिर ब्राइट बनेगी, उस वक्त जब पाथ डिफरेंस बढ़ते बढ़ते 0 से लैम्डा हुआ। यही बात वो कर रहा है कि इफ़ वी इंक्रीज थीटा ऑन आइदर साइड ऑफ द डायरेक्शन, ये इससे ऊपर को भी थीटा बढ़ाएं या नीचे को भी, तो क्या होगा, ए वैल्यू ऑफ थीटा विल बी अराइव्ड एट विच डी साइन थीटा बिकम्स लैम्डा। तो थीटा की वैल्यू ऐसी कोई बनेगी बढ़ाते बढ़ाते थीटा, जहाँ डी साइन थीटा मिलकर पूरा बन जाएगा लैम्डा के बराबर। एंड अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 1, और वो जो इक्वेशन 1 थी, जब ए बी बराबर यानी डी साइन थीटा बराबर लैम्डा के होगा तो मिलेगी ब्राइट फ्रिंज, यानी फर्स्ट ऑर्डर ब्राइट फ्रिंज। वी अगेन गेट ए ब्राइट इमेज, पहले तो 0 ऑर्डर पे आ गया सेंटर में, और अब पाथ डिफरेंस थीटा बढ़ते बढ़ते जब लैम्डा के बराबर हुआ, डी साइन थीटा जो है बढ़ते बढ़ते लैम्डा के बराबर हुआ, तो फिर अगली ब्राइट फ्रिंज आएगी। दिस इज नोन एज फर्स्ट ऑर्डर ब्राइट इमेज, वो फर्स्ट ऑर्डर ब्राइट इमेज है, फर्स्ट ऑर्डर ब्राइट फ्रिंज। इन दिस वे, इसी तरीके से इफ़ वी कंटिन्यू इंक्रीजिंग थीटा, तो जो और थीटा बढ़ाते जाएंगे, तो फिर अगली उससे अगली सेकंड, थर्ड एंड सो ऑन ब्राइट फ्रिंजेस हासिल होती जाएंगी। तो इन दिस वे वी कंटिन्यू इंक्रीजिंग थीटा, वी गेट सेकंड, थर्ड एटसेट्रा ऑर्डर्स कॉरस्पॉन्डिंग टू द पाथ डिफरेंस बिकमिंग 2 लैम्डा, 3 लैम्डा एंड सो ऑन। तो डी साइन थीटा लैम्डा के बराबर तो फर्स्ट ऑर्डर ब्राइट फ्रिंज, डी साइन थीटा 2 लैम्डा के बराबर तो सेकंड ऑर्डर ब्राइट फ्रिंज, डी साइन थीटा 3 लैम्डा तो थर्ड ऑर्डर ब्राइट फ्रिंज एंड सो ऑन। चुनाचे दस इक्वेशन 3 जो थी डी साइन थीटा इक्वल टू लैम्डा कैन बी रिटन इन मोर जनरल फॉर्म, जनरलाइज करके जनरल फॉर्म में ये बन गए कि डी साइन थीटा इक्वल टू एन लैम्डा। ये है वो फार्मूला, जो फाइनल फार्मूला है डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग का, वेयर एन ऑफ कोर्स वही है जो पीछे भी आपने कई दफ़ा देखा है, 0 +-1 +-2 3 सो ऑन।
बस ये 2 नोट रह गए हैं, इनकी थोड़ी सी बात समझ के फिर रीडिंग में करवाता हूँ। तो पहले ज़रा थोड़ी सी बात इनकी कर लें। ये जो 2 नोट हैं इनका ताल्लुक़ है इस इक्वेशन से जो अभी अभी फाइनल निकाली है। इस इक्वेशन पे बच्चों गौर करें। डी तो खैर है ही कांस्टेंट फॉर ए गिवन ग्रेटिंग, डी हर 2 स्लिट्स का आपस का फासला वो तो है ही कांस्टेंट। इफ़ एन बी कांस्टेंट हो, एन पता क्या है, एन है ऑर्डर ऑफ द फ्रिंज, एन है 0 तो ये सेंट्रल फ्रिंज, एन है 1 तो फर्स्ट ऑर्डर ब्राइट फ्रिंज, एन है 2 तो सेकंड, एन है 3 तो थर्ड एंड सो ऑन, यानी कितनवीं फ्रिंज। एन का मतलब कितनवीं फ्रिंज। तो एन कांस्टेंट का मतलब है विद इन ए गिवन फ्रिंज, चाहे तीसरी में, चाहे चौथी में, चाहे पहली में, चाहे दूसरी में, विद इन ए गिवन फ्रिंज एन कांस्टेंट हो, यानी इन ए गिवन फ्रिंज। डी पहले कांस्टेंट है, अगर एन भी कांस्टेंट हो तो ये इक्वेशन बताती है कि साइन थीटा जो है वो प्रोपोर्शनल टू लैम्डा होगा, यानी थीटा प्रोपोर्शनल टू लैम्डा होगा। थीटा 90 डिग्री से कम रहे तो जो थीटा बढ़ता है तो साइन थीटा की भी वैल्यू बढ़ती है, कैलकुलेटर पे आप चेक कर सकते हैं। यहाँ 90 डिग्री से कम ही रहना है, क्योंकि अगर तो ये लाइट की रेज आती हुई 90 डिग्री पर मुड़ेंगी तो नीचे को, ये सीधी आती हुई 90 पे मुड़ेंगी तो ये तो नीचे इधर को आ जाएंगी, वहाँ स्क्रीन पे जाके वैसे ही फ्रिंजेस नहीं बनेंगी। तो हम उससे कम पे ही बात कर रहे हैं। और विद इन 90 डिग्री जितना ज़्यादा थीटा उतना ही साइन थीटा। तो अगर एन कांस्टेंट हो तो इसका मतलब है थीटा प्रोपोर्शन टू लैम्डा, जिसका क्या मतलब है। अब लैम्डा इंसिडेंट लाइट अगर मुख्तलिफ, ये तो हमने मोनोक्रोमेटिक फ़र्ज़ की थी थ्योरी के शुरू से ही, लेकिन अब यहाँ पॉसिबिलिटी ये है कि अगर सातों कलर्स मिक्स हैं, वाइट लाइट आके पड़ी है, सातों विजिबल कलर्स मिक्स हैं, वाइट लाइट आके यहाँ पड़ी है, मुख्तलिफ वेवलेंथ में पहले भी बात हो चुकी है। सबसे लंबी वेवलेंथ इनमें से रेड की है, तकरीबन 750 नैनोमीटर, सबसे छोटी वायलेट की है, तकरीबन 400 नैनोमीटर। ऐसे ही बाकियों की भी मुख्तलिफ वेवलेंथ हैं। हर वेवलेंथ का अपना कलर होता है, हर कलर की अपनी वेवलेंथ होती है, एक दूसरे से मुख्तलिफ। वेवलेंथ चेंज होने से कलर चेंज होता है, या कहिए कलर चेंज होने का मतलब है वेवलेंथ चेंज हुई। अच्छा, तो फिर अगर यहाँ वाइट लाइट आके इंसिडेंट हुई तो मुख्तलिफ वेवलेंथ हैं, कोई छोटी है कोई बड़ी है, तो ये रिलेशन ये बता रहा है कि जितनी ज़्यादा बड़ी वेवलेंथ होगी उतने बड़े एंगल पर मुड़ेगी वो जो लाइट आएगी। छोटी वेवलेंथ कम नीचे को मुड़ेगी, बड़ी ज़रा ज़्यादा मुड़ेगी, और बड़ी वेवलेंथ ज़्यादा मुड़ेगी। चुनाचे अलग अलग हो जाएंगी, स्प्लिट हो जाएगी मुख्तलिफ वेवलेंथ्स मुख्तलिफ एंगल पर मुड़ने की वजह से। यही वजह है कि हर गिवन फ्रिंज, कोई भी एक फ्रिंज विद इन ए फ्रिंज, जैसे तीसरी है या चौथी है या जितनी भी है, उसमें करीब सातों रंगों की पट्टियाँ बनेंगी। किसी भी एक ब्राइट फ्रिंज में यूँ इस तरह से कलर्स नमूदार हो जाएंगे, क्योंकि हर कलर थोड़े डिफरेंट एंगल, अगर तो सारे कलर एक ही सेम एंगल पर मुड़ते तो मिक्स ही रहते, और सातों कलर मिक्स हों तो बनती है वाइट लाइट, फिर तो यहाँ वाइट लाइट होती। लेकिन हमने यहाँ पर क्या देखा कि रिज़ल्ट ये निकला कि अगर वाइट लाइट आके इंसिडेंट होगी, जो कि मिक्सचर है 7 विजिबल कलर्स का, तो डिफरेंट वेवलेंथ्स डिफरेंट एंगल पर मुड़ेंगी। यहाँ से चुनाचे अलग अलग होने की वजह से यहाँ जो फ्रिंजेस बनेंगी वो भी रंगदार पट्टियों पर मुश्तमिल होंगी। ये हमारा नोट नंबर 1 है कि जो सेपरेट इमेजेस आएंगे मुख्तलिफ कलर्स के या मुख्तलिफ वेवलेंथ्स के, अगर वाइट लाइट आके इंसिडेंट हुई, कहता है इफ़ द इंसिडेंट लाइट कंटेन्स डिफरेंट वेवलेंथ्स। आती हुई लाइट मुख्तलिफ वेवलेंथ वाली हुई, जैसे कि मैंने कहा वाइट लाइट हुई, मिक्सचर मुख्तलिफ वेवलेंथ का, तो द इमेज ऑफ ईच वेवलेंथ या ईच कलर फॉर ए सर्टन वैल्यू, VALUE लिख लीजिएगा, वैल्यू फॉर ए सर्टन वैल्यू ऑफ एन, एन की एक ख़ास वैल्यू के लिए, एन की कांस्टेंट वैल्यू, एन की सर्टन वैल्यू के लिए क्या होगा, द इमेज ऑफ ईच वेवलेंथ फॉर ए सर्टन वैल्यू ऑफ एन इज़ डिफ्रैक्टेड इन ए डिफरेंट डायरेक्शन। मुख्तलिफ वेवलेंथ मुख्तलिफ डायरेक्शन पर मुड़ेंगी, डिफ्रैक्ट होंगी। 10 चुनाचे रिजल्ट क्या हुआ, जो अंडरलाइन किया हुआ है, बोल्ड करके लिखा हुआ है, 10 सेपरेट इमेजेस आर ऑब्टेन्ड कॉरस्पॉन्डिंग टू ईच वेवलेंथ और कलर। चुनाचे हर वेवलेंथ या कलर के अलग अलग इमेजेस बनेंगे। और फिर बच्चों नोट नंबर 2 ये है, ये तो हमने यहाँ पाबंदी लगा दी थी कि अगर n कांस्टेंट है। अब मैं इसको मिटा के कहता हूँ, अगर n भी वेरी करे, n कांस्टेंट ना हो, इफ़ n जो है वो भी वेरिएबल हो, यानी आप बात कर रहे हैं पहली फ्रिंज से दूसरी में चले गए, दूसरी से तीसरी का आपस का मवाजना, पहली का दूसरी, दूसरी का तीसरी से, अब n चेंज हो रहा है तो फिर चेंज होने से क्या होगा। तो बच्चों यही इक्वेशन ये भी बता रही है कि थीटा प्रोपोर्शन टू n भी है, थीटा प्रोपोर्शन टू n भी है, उसी तरह जिस तरह अभी लैम्डा के था। इस बात का क्या मतलब हुआ,
सिंपली ये मतलब हुआ कि जो हम हायर ऑर्डर में जाएंगे n की वैल्यू बढ़ेगी, यानी आप पहली फ्रिंज से दूसरी में या दूसरी से तीसरी की तरफ गए हैं तो क्या होगा, बड़े एंगल्स पर खुलेंगे, सारे जो कलर्स मिक्स होंगे वो ज़्यादा बड़े बड़े एंगल पर खुलेंगे, यानी ज़्यादा दूर दूर पाए जाएंगे। मतलब सेंटर में तो एक ब्राइट फ्रिंज, सारे क्योंकि मिक्स रहे कलर, पाथ डिफरेंस 0 था, सेंट्रल फ्रिंज तो वाइट ही रहेगी, वाइट लाइट की। लेकिन उसके बाद डार्क फ्रिंज आई, उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 कलर्स आए, उसके बाद फिर डार्क, और उसके बाद जो अगली फ्रिंज ब्राइट बनी उसमें कलर्स ज़्यादा दूर दूर आए। यानी पहली फ्रिंज जो ब्राइट है उसमें कलर्स करीब करीब हैं, लेकिन n बड़ा तो ज़्यादा बड़े बड़े एंगल पर सारी रेज मुड़ेंगी, चुनाचे अगली ब्राइट फ्रिंज जो है उसमें ज़्यादा दूर दूर कलर्स आएंगे। ये करीब करीब है यहाँ पे, यहाँ दूर दूर हैं, यानी कलर्स आर मच सेपरेटेड एट हायर ऑर्डर्स। n इजिकल टू 1 पे करीब करीब हैं और n इजिकल टू 2 पे ज़्यादा दूर दूर हैं, n इजिकल टू 3 पे और दूर दूर होंगे। कलर्स आर मच सेपरेटेड एट हायर ऑर्डर्स। नोट नंबर 2 यही है, कहता है कि इक्वेशन 4 शोज़, इक्वेशन 4 इसकी वही है जो लास्ट वाली अभी देखी थी आपने, ये जो डिफ्रैक्शन ये वाली d sin थीटा इजिकल टू n लैम्डा, वही। तो कहता है कि इक्वेशन 4 जो है शोज़ दैट, ये दिखाती है कि द वैल्यू ऑफ थीटा डिपेंड्स अपॉन n पे भी तो डिपेंड करता है, थीटा जो है प्रोपोर्शनल n के भी है अगर n वेरिएबल हो। सो इमेजेस ऑफ डिफरेंट कलर्स आर मच सेपरेटेड इन हायर ऑर्डर्स। यही बात अभी मैंने आपको पूरी डिटेल से समझा दिया उम्मीद है, और इसी बात की वजाहत, इसी बात की जो समझिए कि और ज़्यादा कॉन्सेप्ट लेने के लिए आपकी टेक्स्ट बुक पे कलर्ड डायग्राम भी है, उस पर ज़रा गौर करना है आपने कि जो मैंने बात अभी अभी सिखाई है। पेज नंबर ये जो 206 है, 206, ये 207 उससे अगला, ये 206 है। 206 पे ये जो डायग्राम है, ये वाली भी और ये पर्टिकुलरली देखिएगा कि मैंने क्या बताया था। ये सेंटर में बारीक सी वाइट फ्रिंज बन रही है और उसके बाद दाएं बाएं 2 डार्क हैं, और ये जो खुली है n इजिकल टू 1, ये कलर्स हैं लेकिन करीब करीब हैं। फिर एक डार्क फ्रिंज है, फिर बाहर जो निकली उसमें फिर कलर्स हैं लेकिन दूर दूर हैं। तो जो जो हायर ऑर्डर में जाएंगे तो कलर दूर दूर हो जाएंगे। ये बातें, ये दोनों अगर आपने खुद पढ़नी है देखिएगा इनको। चलें जी, ये टॉपिक आपका फिनिश हुआ जी। थैंक यू वेरी मच।